बहुत पुराने जमाने से हम लोग राजा महाराजाओं के किंगडम्स में रहते आए हैं। इस आजादी को पाने में कई सालों की मेहनत लगी है। एक ओपन माइंडेड टाइप की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो ऐसे जो आइडियल्स इनसे इंडियंस अभी काफी अनजान थे, उनको ट्रेन करना, लोगों को समझाना, प्रमोट करना इन आइडियल्स को, इसका क्रेडिट जाता है टू द अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, इनकी कुछ कॉमन डिमांड्स थी, जैसे सॉल्ट टैक्स को रिड्यूस करिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो गांधी को रिक्वेस्ट करने का जो क्रेडिट है, या भारत वापस आइए, भारत की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, वो भी जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। सलाम है उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, सलाम है उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। क्या हाल चाल आप सभी का? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। वापस से स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू और आपके अपने वेरी ओन चैनल यानी आईसीएससी वाला के ऊपर। आपको सोच के यही लग रहा होगा कि सर क्या 15 अगस्त है या 26 जनवरी है या कोई और नेशनल फेस्टिवल है कि जो आप देशभक्ति वाली शायरी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो। दोस्तों देखो, नो डाउट कि कोई नेशनल फेस्टिवल नहीं है, कोई नेशनल ओकेजन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो एक चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके देश के ऐसे इतिहास को बताता है, आपके देश के एक ऐसे हिस्ट्री को बताता है जिसके चलते अगर आप ये जो इंडिपेंडेंस आज एंजॉय करते हो बेटा, वो पॉसिबल हो पाई है। मैं बात कर रहा हूं आपके हिस्ट्री के टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो मेरे पीछे इस छोटे से प्यारे से बच्चे को देश के तिरंगे को सलाम करते हुए आप ये तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक देशभक्ति से जुड़ा है, या फिर आप कह सकते हैं देश में किए गए उन एफर्ट से जुड़ा है जिसके चलते आज हम इंडिपेंडेंट हो पाए। बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने आपको जैसे बताया, एक काम करता हूं फटाफट से, मेरे दोनों जबरदस्त वाले जो वेपन्स हैं बिना जिसके काम नहीं बनने वाला, यानी एक तो हमारी कलम यानी पेन, डिजिटल है वो बात अलग है, और दूसरा अपना भैया ये पीपीटी चेंजर, बिकॉज यही वो अस्त्र है जो आपका टाइम बहुत सेव करता है। बिकॉज इस पूरी सीरीज का बच्चों एक ही लॉजिक है, आपके टाइम को सेव करते हुए आपको फटाफट से चीजों को रिकॉल कराना। चलिए, तो मेरा नाम है कुणाल, आइए करते हैं स्टार्ट हमारे आज के इस जबरदस्त वीडियो से, और साथ ही साथ इस खतरनाक और ओपी लेवल की माइंड मैप सीरीज को लेकर चलते हैं और आगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक चैप्टर है आपके अंदर, दैट इज मतलब आपकी सिलेबस में, दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों जब बात करते हैं भारत को आजाद दिलाने की, तो यह आजादी एक या दो दिन की नहीं है। इस आजादी को पाने में कई सालों की मेहनत लगी है, कई सारे बड़े बड़े नेताओं का कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़े बड़े लीडर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने पहली बात तो भारतीयों को यह बात समझाई कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। क्योंकि बिकॉज भारतीयों के अंदर आप देखोगे बेटा, इंडियंस के अंदर आप देखेंगे तो जो इंडिया वाला कंसेप्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता था। बिकॉज बहुत पुराने जमाने से हम लोग राजा महाराजाओं के किंगडम्स में रहते आए हैं, तो एक यूनाइटेड कंट्री को फॉर्म करना, एक इंडिया बनाना, ये जो आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, वो इसी नेशनल मूवमेंट के थ्रू जनरेट होती है। कई सारे इससे इसके कई सारे फेजेस हैं। तो आज हम ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले फेज की बात करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। चले, तो दोस्तों जब भी कभी आप इंडियन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप कभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप कभी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, हम हमेशा यहां पे तीन टाइप के फेजेस की बात करते हैं। नंबर वन, द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि आपका लगभग 1885 से 1907 तक माना जाता है, जब आपका कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में। दूसरा फेज कहलाता है द असर्टिव नेशनलिज्म। असर्टिव नेशनलिज्म मतलब ऐसे नेता को कांग्रेस के देखने को मिलेंगे जो थोड़ा अग्रेसिव हैं, जो सिर्फ लेटर्स लिखने में, रिक्वेस्ट डालने में भरोसा नहीं रखते, लेकिन अपना अधिकार छीन करके, लड़ करके पाने में भरोसा रखते हैं। ठीक है, जैसे द फेमस लाल, बाल और पाल, जिसके बारे में आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। और सब वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द गांधीयन एरा। गांधी के भारत में आने के बाद से जो गांधी का पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहा है भारत के अलग अलग आंदोलनों में, उसको हम डिस्कस करते हैं इस एरा के अंदर। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो गांधी की वापसी हुई थी बेटा भारत में 9 जनवरी 1915 को, जिसको आज आप कई बार प्रवासी भारतीय दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। एंड टिल 1947 वी नो दैट कि गांधी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। फिलहाल हम आज गांधीयन एरिया से कंसर्न नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग असर्टिव नेशनलिज्म। आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहां पे आपको ऐसे लीडर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बेटा, वो काफी मॉडरेट लेवल का है। यानी ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा आंदोलन, धरना प्रदर्शन और अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने में बिलीव नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके, आप एक प्रॉपर कानून के दायरे में रह करके भी अपने डिमांड्स को सक्सेसफुली जो है अप्रूव करवा सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन थे ये लीडर्स और क्या थी इनके स्ट्रैटेजीज, इनके डिमांड्स और साथ ही साथ इनके एस्पिरेशंस। नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली नेशनलिस्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं कांग्रेस के शुरुआती दिनों में, स्टार्टिंग टाइम पीरियड में,
तो कांग्रेस को जो लीड करते थे, डोमिनेट करते थे, उन लीडर्स का एक प्रॉपर ग्रुप था जिन्हें आप कई बार अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं। और ये जो ग्रुप के लोग थे बेटा काफी हद तक पढ़े लिखे थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे, है ना, टीचर्स थे, कई सारे ऑफिशियल्स थे, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इस टाइप के लोग यहां पे कांग्रेस के स्टार्टिंग फेज ऑफ पॉलिटिक्स में काफी हद तक डोमिनेट करते हैं। इनका अगर आप देखोगे बच्चों तो जो फाइट करने का तरीका है वो बहुत अलग है। ये ब्रिटिशर्स के प्रति थोड़े ज्यादा लॉयल है, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपको भारत को डेवलप करना है, इंडिया को एज अ कंट्री आपको फॉर्म करना है, और वो भी डेवलप्ड कंट्री, वो तभी हो सकता है जब ब्रिटिशर्स भारत में रहेंगे। बिकॉज इनके हिसाब से ब्रिटिशर ही वो फोर्स हैं जो भारत के अंदर डेवलपमेंट ला सकती है, राइट। तो ये थोड़े से ज्यादा लॉयल टू द ब्रिटिश माने जाते हैं। अगर हम बात करें बेटा जो मेजर लीडर्स हैं, तो हमारे देश भर में आप देखेंगे जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो पूरे कंट्री के अलग अलग पार्ट से आपको देखने को मिलते हैं कांग्रेस के अंदर, है ना। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेट्स थे या आप कह सकते हैं प्रोविंसेस थे जहां के लीडर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए, बहुत फेमस भी हुए। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में डब्ल्यू सी बैनर्जी हो गए, राज बिहारी घोष हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, आर.सी. दत्त हो गए। ये कुछ जाने माने नाम हैं अर्ली नेशनलिज्म के। ऐसे अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की, तो महाराष्ट्र और गुजरात से अगर आप देखोगे तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस राणा दे, तो बेटे कुछ बहुत ही जाने माने नाम थे भारतीय पॉलिटिक्स के, खासकर कांग्रेस के स्टार्टिंग फेजेस के अंदर। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके कुछ कॉमन बिलीव्स क्या थे, तो इनके कुछ कॉमन बिलीव्स बच्चे ऐसे थे कि इनका मानना था कि एक ओपन माइंडेड टाइप की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रेजुडिस बना लिया ब्रिटिशर्स को लेकर कि यार ये पूरी तरीके से खराब लोग हैं और ये बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे देश का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन माइंडेड तरीके से आप एक ओपन माइंडेड अप्रोच से आपको पॉलिटिक्स करनी है। मॉडरेट लेवल पे होनी चाहिए, कहने का मतलब है बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दंगा फसाद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, है ना, आप धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो। तो इस टाइप की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। ये ज्यादातर आप कह सकते हैं पेटिशंस फाइल करना, है ना, पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स को आगे रखना, इसमें आप कह सकते हो दोस्तों इनका थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट। चलिए, ये किस में बिलीव करते थे? लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये वो लीडर्स हैं जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ थोड़े से लॉयल थे, बिकॉज इनको लगता था कि इंडिया में बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो आपके ब्रिटिशर्स है। कुछ जाने माने चेहरे जैसे आप देख पा रहे होगे यहां पे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से ना। अब डिस्कस करेंगे हम लोग यार कि यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करें जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके मेजर बिलीव्स थे, उनका मानना क्या था। देखिए, अगर हम बात करें बच्चे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनका पूरा भरोसा था ब्रिटिश के जस्टिस में। इनको लगता था कि ब्रिटेन वाले इंडिया के साथ जस्टिस जरूर करेंगे अगर हम उनके साथ कॉपरेट करके चलते हैं तो, ठीक है। तो जैसे ही ब्रिटेन ने और भी कई इलाके जहां पे कब्जा किया हुआ है वहां पे डेवलपमेंट भी की है, तो वैसे इनका एक्सपेक्टेशन था कि भारत के अंदर भी सेम काम कर सकते हैं अगर आप इनके साथ कॉपरेट करोगे तो, ठीक है। इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, शायद इनको एक होम रूल दे देंगे, यानी ब्रिटिश एम्पायर का तो पार्ट रहेगा इंडिया, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी सरकार बनाने का परमिशन शायद ब्रिटिशर्स इनको दे दें। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आगे चल के दूर होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें बच्चे, इनको लगता था कि ब्रिटिश रूल के भारत में बहुत बेनिफिट्स है। मॉडर्न एजुकेशन होना, मॉडर्नाइजेशन आना, डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है अगर ब्रिटिशर्स भारत के अंदर रहेंगे तो। चौथे पॉइंट की बात करें, ब्रिटेन क्या करेगा, इंडिया को जो है ना गवर्नेंस सिखाएगा कि कैसे अपने आप को गवर्न करते हैं, वो भी किस स्टाइल से, वेस्टर्न स्टाइल से। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज गवर्न करती है अपने को, जिस तरीके की गवर्नमेंट्स वहां फॉर्म होती हैं, जैसा डेवलपमेंट वहां होता है, इनको लगता था कि ब्रिटेन सेम चीज जो है ना इंडियंस को भी सिखाने वाला है। और ये तभी पॉसिबल है कि इंडिया तभी मॉडर्नाइज कर सकता है जब ब्रिटिश यहां पे रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका सिंपल है कि जो कानून बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, उसी लॉ के अंदर रह करके ही आपको अपनी डिमांड्स को रेज करना है। उसको अपोज करते हुए, विद्रोह करते हुए आपको डिमांड्स अपोज नहीं, मतलब प्रपोज आपको नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बिलीव्स हैं बच्चे हमारे जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके। नाउ अब सवाल उठता है कि इनकी डिमांड्स क्या थी। नाउ दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। आपसे कई बार सवाल पूछेगा एग्जाम्स के अंदर कि बताइए दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आ गया विद रेफरेंस टू द अर्ली नेशनलिस्ट। नंबर 1, हाईलाइट देयर कॉमन बिलीव्स, छोटा शॉर्ट में आ गया। फिर आपसे पूछा व्हाट आर सम कॉमन डिमांड्स। तो अगर हम डिमांड्स की बात करें तो इनके डिमांड्स को हम ना कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पहला डिमांड है द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों यहां पे चेंजेस लेकर के आना। तो पहला इनका डिमांड था कि यार इंडियन काउंसिल को यहां पे अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो काउंसिल्स हैं आपकी, उनको यहां पे बढ़ाया जाए, जिससे कि इंडियन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन उसके अंदर बढ़े। ये असेंबलीज एंड काउंसिल्स को आप आज के जमाने के
सिस्टम से समझ सकते हैं। आज देश को चलाने के लिए दोस्तों देश का एक पार्लियामेंट है जिसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। वैसे स्टेट्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक विधानसभा होती है जिसे आप कई बार लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। कुछ स्टेट्स में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे आपको विधान परिषद यानी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। तो ये जो आपका सिस्टम यहां पे ब्रिटेन के टाइम पे, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया पे कंट्रोल करके बैठे थे, तो उन्होंने भी ऐसी कुछ काउंसिल्स एंड असेंबलीज ओपन की थी। हालांकि इनका नंबर काफी कम था। तो नंबर कम होगा तो डेफिनेट सी बात है इंडियंस का वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी कम होने वाला है। इंडियंस को अलाउ था कि वो चुनाव लड़ करके उसका पार्ट बन सकते थे। तो यहां पे डिमांड यही है कि एक्सपैंड किया जाए इन काउंसिल्स को, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो आपका नेशनल लेवल हो। साथ ही साथ मेंबरशिप ऑफ इंडियंस को इंक्रीज किया जाए। अगर ज्यादा मेंबरशिप होगी इंडियंस की तो डेफिनेट सी बात है जब भी लॉज या पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो इंडियंस उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर इंडियंस वहां पे मौजूद होंगे तो डेफिनेट सी बात है इंडियंस के लिए बेहतर लॉ इन काउंसिल से निकल करके आएंगे, राइट। इनफैक्ट इन्होंने एक नारा भी दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, जब तक हमको हमारे नंबर्स को आप इन असेंबलीज या काउंसिल्स के अंदर नहीं बढ़ाते, तब तक आपको टैक्स लेने का भी अधिकार हमसे नहीं है, ठीक है। नाउ सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड किया था, इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इंडिया छोड़ के चले जाइए, आप हमको एक इंटरनल गवर्नमेंट बनाने का मौका दीजिए जिससे हम अपने छोटे मोटे अफेयर, जो छोटे मोटे मैटर्स हैं इंडियन से रिलेटेड, उनको यहां पे बेटर सॉल्व कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वाइस रॉय की या गवर्नर्स की काउंसिल होती थी, उसमें कई बार इंडियंस नहीं होते थे। तो इनका डिमांड था कि उन काउंसिल्स के अंदर भी ना इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो वाइस रॉय का अपना खुद का एक कैबिनेट, अपना एक काउंसिल है, उसमें मैक्सिमम ब्रिटिश होते थे और इनका यही मानना था कि अगर वहां पे इंडियन नहीं होगा तो आप इंडियंस के लिए कैसे लॉज बनाओगे, कैसे पॉलिसीज बनाओगे। तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए नंबर 1, रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू। आपको याद होगा दोस्तों कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा जमीन पर टैक्स वसूला करते थे जिससे हमारे फार्मर्स काफी ट्रबल्ड, काफी परेशान थे। तो इनका पहला डिमांड था कि यार आप लैंड रेवेन्यू को कम करिए। साथ ही साथ जो फार्मर्स को, यहां पे कुछ ऐसे जमींदार से जो बहुत क्रूअल है ना, जिनको अपने प्रॉफिट बनाने से मतलब है, फालतू की डिमांड्स करते हैं, सब बेकार मजदूरी करवाना कई बार है ना, बिना पैसे के काम करवाना फार्मर से। तो इस टाइप के जो अनजस्ट डिमांड्स हैं उसके अगेंस्ट हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। आर्मी के ऊपर अगर आप देखोगे, डिफेंस के ऊपर खर्चा ब्रिटेन बहुत ज्यादा कर रहा था और ये सारा खर्चा मैनेज कहां से हो रहा था दोस्तों, भारत के अंदर लगाए गए टैक्सेस और रेवेन्यूज से। तो इनका कहना था कि जो आर्मी के ऊपर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे यहां पे कम करिए। फिर इस टाइम पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो आपका टाइम पीरियड 1885 से 1907, 1908, 1910 वाला, यहां पे भारत के अंदर कई सारी बीमारियां, कई सारे भुखमरी जैसे सिचुएशंस, जिसको आप फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बड़ी बुरे हालात थे इंडियन सोसाइटी के। कई सारी जगह लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोग बीमार थे, बड़े लेवल पे बीमारियां फैली हुई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे। तो दे वांटेड कि यार ब्रिटिशर्स को इसमें इंक्वायरी करना चाहिए कि भारत में गरीबी क्यों बढ़ रही है, भारत में भुखमरी क्यों बढ़ रही है, ऐसा नहीं हुआ करता था पहले इतना ज्यादा, है ना, या भारत में जो डिसीजेस हैं ये क्यों बढ़ रही है, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसमें इनको एक प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए था। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारे फार्मर्स को सस्ते क्वालिटी के लोन्स दिलवाइए। सस्ते क्वालिटी के लोन्स का मतलब है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलना, ठीक है। तो चीप क्रेडिट जिसे आप कहते हैं। तो इनका डिमांड है कि आप एग्रीकल्चरल बैंक्स के थ्रू हमारे फार्मर्स को सस्ते लोन्स दिलवाइए जिससे कि वो फार्मिंग सेक्टर का काम बड़े अच्छे से कर सकें, राइट। साथ ही कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज होना चाहिए जिससे हमारे इंडियंस को बेनिफिट मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, एक चाहते थे कि जो हमारे व्यापारी, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनको ट्रेड में प्रोटेक्शन मिले। किससे? इंपोर्टेड गुड्स से। बिकॉज हमको याद था, हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ा है, पहले माइंड मैथ्स में पढ़ा है कि ब्रिटेन का बड़ा अलग टाइप का पॉलिसी था। वो इंडियन गुड्स पे तो बहुत टैक्स लगाता था लेकिन वो अपने खुद के सामान पे टैक्सेस नहीं लगाता था। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश सामान इतना सस्ता था कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज उससे कंपटीशन नहीं कर पाती थी। तो इस टाइप की पॉलिसी के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेक्शन डिमांड किया। साथ ही साथ उस टाइम पे सॉल्ट एंड शुगर पे टैक्सेस होते थे, उसको भी यहां पे खारिज करने की, अबॉलिश करने की डिमांड बेटा ये लोग करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब अगर हम क्विकली रिकॉल करें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स को, कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट है सोसाइटी का, आपका पॉलिटिकल जितना भी है, उसके अंदर क्या चेंजेस डिमांड कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे एक इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था जिसे आप बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज कह सकते हैं, आज के जमाने में आईएएस आईपीएस वाला पेपर कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे पहले इसको देने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था, और जो हर एक इंडियन के बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि आप साइमल्टेनियसली जब इंग्लैंड में एग्जाम होता है, आप भारत में भी सेम एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पावर का सेपरेशन बहुत जरूरी है। जनरली क्या हो रहा है कि जो लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो लोग हैं ना, वही अक्सर जो है जुडिशरी का भी काम कर रहे हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई गलत लॉ यहां पे लगा रहे हो तो आप क्यों उस लॉ के अगेंस्ट किसी केस को सुनोगे? ये तो गलत बात हो गई ना। तो आप सोचो कि मैंने ही कोई आपके ऊपर कानून लगा दिया और वापस में आपको जब समझ में आए कि कानून आपका गलत है,
आप वापस मेरे ही पास आ गए इसको ठीक करने को लेकर के, तो ये तो गलत है ना। मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है मेरा फायदा है उस कानून से, है ना, आपका नुकसान है उससे, तभी मैं लगा रहा हूं, ठीक है। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ही वो इंसान बनने वाला हूं जो आपकी इस प्रॉब्लम को सुनेगा? मैं क्यों सुनूंगा? मैंने तो जान के लगाया जिससे मेरा बेनिफिट हो, आपका नुकसान हो, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं उस कानून को वापस क्यों लूंगा? ठीक है। तो अक्सर क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी थी वो एक ही तरीके के, मतलब वो दोनों एक ही बंदा संभाल रहा है, ठीक है, या एक ही गवर्नमेंट बॉडी संभाल रही है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है आप हमेशा बायस रहने वाले हो। तो इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की पावर्स है उनको यहां पे बिल्कुल सेपरेट किया जाए, दे शुड बी टू सेपरेट ऑर्गन्स हियर, राइट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो लोकल बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, उनकी पावर्स को इंक्रीज किया जाए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि इनके ऊपर जो आपने कंट्रोल जमा के रखा हुआ है, इनको आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने देते लोकल अथॉरिटीज को, ये यहां पे खत्म होना चाहिए। इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इनकी पावर्स इंक्रीज की जाए, सो दैट लोकल प्रॉब्लम्स को आप ठीक तरीके से सॉल्व कर पाओ, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो हमने आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा था, है ना, लाइसेंस एक्ट के बारे में पढ़ा था, इसको यहां पे हटाया जाए, रिपील किया जाए, राइट। इंडियंस को हायर पोजीशन में हायर किया जाए, बिकॉज होता क्या था कि इंडियंस को कभी भी हाई क्वालिटी के गवर्नमेंट जॉब्स में कभी हायर ही नहीं करते थे ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ। तो इनका कहना है कि भाई इंडियंस को हाई पोजीशन जॉब्स आप दीजिए, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करिए, और साथ ही साथ पुलिस का जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करिए, बिकॉज पुलिस में आप देखोगे बेटा करप्शन बहुत ज्यादा है, नो डाउट आज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उस जमाने में भी होता था, और कई बार पुलिस जो है ना काफी मिसयूज करती थी अपनी पावर्स का। तो पुलिस सिस्टम का इंप्रूवमेंट करना, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडियंस को हायर पोजीशंस में हायर करना, ये कुछ ऐसे डिमांड्स थे जो यहाँ पे हमारे ये चेंजेस हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे। अगर आप इनके डिमांड्स को देखोगे तो नो डाउट यार इनके डिमांड्स बहुत जस्टिफाइड है, बहुत वेल जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं एक और डिमांड था इनका, दैट इज डिफेंस ऑफ द सिविल राइट्स, यानी अपने सिविल राइट्स, एक सिटीजन के अधिकारों की रक्षा या प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी, किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस को यहां पे रिमूव करते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या कभी कभी क्या होता था कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ब्रिटिश सरकार को आपके किसी प्रकार का शक या फिर सस्पिशन है, तो आपको यहां पे डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि मतलब आप कहीं भाग ना जाओ या फिर कुछ ऐसा ना कर दो जिससे ब्रिटिश सरकार का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो एक प्रिवेंटिव तौर पे आपको डिटेन कर लिया, मतलब आपको अरेस्ट करके रख लिया, सो दैट आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर पाओ, जो कि 100% अनजस्ट चीज है ना। आप सिर्फ शक की बिना पे ऐसा कैसे कर सकते हो? कैन नॉट डू दैट, राइट। चलिए, एंड साथ ही साथ इंडिविजुअल जो लिबर्टीज, इंडिविजुअल जो फ्रीडम्स है बेटा, जो लोगों की छीन ली गई, जो बेसिक राइट्स होने चाहिए उनके, ठीक है, जो छीन लिए गए उनसे, वो यहां पे वापस इंप्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने पे एकदम रेस्ट्रिक्शन लगा ली थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि आप पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं बना सकते, पार्टीज नहीं बना सकते, ठीक है, या कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते आप अपने पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए। तो इस टाइप की चीजों से ना रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना और लोगों को ये फ्रीडम्स वापस करना, तो ये भी बेटा इनका एक इंपॉर्टेंट डिमांड था जिसके लिए ये चेंजेस चाहते थे इन द ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं, एक क्वेश्चन आता है कि इनका मेथड क्या है लड़ाई करने का। अभी तक हमने क्या देखा, इनके डिमांड्स देखे, है ना। अब सवाल उठता है कि ये जो डिमांड्स इनके, इसको ये कैसे अप्रूव करवाएंगे, इनका क्या मेथड है फाइट करने का। तो इनके मेथड्स को हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जब आप फाइट करते हो, कैसे, प्रॉपर, मतलब आपने केस फाइल किया, आपने एक पिटीशन, एक रिक्वेस्ट फाइल कर दी कोर्ट के अंदर, तो ये तरीका है कानून के दायरे के अंदर रह करके अपनी बात को कहना, और यही कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। तो इनके पास ना दो सेट्स ऑफ मेथड्स थे इसके, ठीक है। नंबर 1, पहला ऑब्जेक्टिव था कि देखिए लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स का ज्ञान देना, नॉलेज देना, ठीक है, आइडियल समझाना, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करना। फिर अगर आप देखोगे तो इन्होंने कई सारी मीटिंग्स होल्ड की जहां पे कई सारी स्पीचेस दी, ठीक है, जहां पे इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जितनी भी पॉपुलर डिमांड्स हैं लोगों की, खासकर जो डिमांड्स अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग इन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए। रेजोल्यूशन मतलब आप समझ जाइए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हम जो है इन डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के आगे रखने वाले हैं, उनके आगे प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्रेशर भी बनाएंगे सरकार के ऊपर, नो डाउट, कानून के अंदर रह करके, कानून के लिमिट्स में हम एक ऑफिशियल तरीके से प्रेशर बनाएंगे कि सरकार इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट इन्होंने मीडिया का काफी इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स ये लोग लॉन्च करते थे, तो मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार को क्रिटिसाइज करना। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कई सारे मेमोरेंडम्स क्या होते हैं दोस्तों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, कई सारे पिटीशंस, रिक्वेस्ट हो गए जो इस सरकार को भेजा करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। इनफैक्ट जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट था
वहां तक भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए जाते थे। इसका रीजन बहुत सिंपल था कि इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, इन लेटर्स के थ्रू ये चाहते थे कि इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे। और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही, ऐसे ब्रिटिश सरकार की भी नहीं बात की जा रही जो इंडिया में रूल कर रहा है। इनका जो ये जितना भी पत्रा पत्री या जो रिक्वेस्ट या लेटर्स वगैरह है, ये ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां तक भी इन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाते थे, ताकि वहां के भी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो लोग हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के समझें कि इंडियंस का जो रियल हालात है बेटा वो क्या है। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ मेथड्स की बात करें तो इनका 3P बहुत फेमस था। ठीक है, 3P का मतलब बहुत क्लियर है, दैट इज पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट तो करते थे लेकिन वायलेंट नहीं। ठीक है, इनका बहुत सिंपल है प्रोटेस्ट करने का तरीका, बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से, आराम से, बिना हल्ला गुल्ला के प्रोटेस्ट करना, पिटीशंस करना, रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल करना, प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना। तो ये 3Ps पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनको लगता था कि इस मेथड से ब्रिटिशर्स इनकी बात कभी ना कभी तो सुनेंगे, बिकॉज इनको बहुत ज्यादा फेथ था ब्रिटिशर्स के जस्टिस में, कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत जस्ट लोग हैं, बहुत न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, और ये गलत नहीं करेंगे इंडियंस के साथ। हालांकि द कहानी इज वेरी उल्टा गाइज, बिकॉज हम सबको पता है कि जो गोरे गोरे गाल और सुनहरे बाल है ना बेटा, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है ना। एक वक्त पे तुम अपने दुश्मन पे भरोसा कर सकते हो जो तुम्हारा पास का दुश्मन है, लेकिन इन गोरे गालों पे भरोसा करना आपके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है बेटा। दगाबाज टाइप के लोग हैं ये। ठीक है, लेकिन ये बात इन अर्ली नेशनलिस्ट को कौन समझाए? इनको लगता था भैया दगाबाज नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे भाई बंधु हैं और ये हमारी बात को जरूर समझेंगे। तो एज अ रिजल्ट इनका जो तरीका है ना प्रोटेस्ट करने का बहुत अलग है। तो ये 3Ps पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, एक वीकली जर्नल, एक मैगजीन टाइप का स्टार्ट किया गया, इसका नाम था इंडिया। ठीक है, और इसके अंदर जो इंडिया का जो केस है उसको ब्रिटिश पब्लिक के सामने लाया जा रहा था कि इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, सो दैट पब्लिक सिंपैथी यहां पे जनरेट की जा सके। राइट, इनफैक्ट इंडियन डेप्यूटेशंस, मतलब इंडियन लीडर्स के कुछ ग्रुप्स को यहां पे लगातार भेजा जाता था ब्रिटेन, कि वहां के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां के जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके सामने जाकर के अपने ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स को प्रेजेंट किया जाए, जिससे कि वो सरकार पे प्रेशर बनाए, रूलिंग पार्टी पे, कि हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। राइट, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ अब सवाल उठता है कि क्या इन अर्ली नेशनलिस्ट ने कुछ अचीव किया है ना, डिड दे अचीव समथिंग? चलिए कुछ अचीवमेंट्स की बात करेंगे। देखो, इन्होंने एक नेशनल अवेकनिंग, एक अवेयरनेस क्रिएट किया यार भारत के लोगों के बीच में, कि हम जो है किसी राज्य या किंगडम के निवासी नहीं है, बल्कि हम बिलोंग करते हैं यूनाइटेड देश इंडिया को। तो जो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा ना, कि भारत का कंसेप्ट एक देश जनरेशन का कंसेप्ट, एक देश को क्रिएट करने वाला कंसेप्ट, उसकी अवेयरनेस यही लोग लेकर के आए थे। फिर उन्होंने लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेन किया। इन्होंने बताया कि यार जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब क्या होता है, सिविल फ्रीडम्स क्या होते हैं, एक इंसान के अधिकार क्या होते हैं यार, सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो ऐसे जो आइडियल्स, इनसे इंडियंस अभी काफी अनजान थे, उनको ट्रेन करना, लोगों को समझाना, प्रमोट करना इन आइडियल्स को, इसका क्रेडिट जाता है टू द अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, फिर इन्होंने जो ब्रिटिश रूल का जो ट्रू नेचर है भारत के अंदर, उसे एक्सपोज करना स्टार्ट किया, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपना फायदा ज्यादा देखते हैं और इंडियंस का फायदा थोड़ा कम देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर हम देखेंगे जो इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे, वो एक ही बात पे स्ट्रेस करते थे कि भारतीयों को अगर आप रूल भी कर रहे हैं तो इंडियंस के फेवर में होना चाहिए। बिकॉज ब्रिटेन क्या करता था कि ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था भारत में, वो रूल तो कर रहा था, लेकिन उसका सारा जो बेनिफिट था वो अपने देश को लेके जा रहा था। चाहे पैसे की बात करिए, चाहे गुड्स की बात करिए, सारी चीजें इंडिया से जो है ब्रिटेन जाती थी। तो इंडियंस को ऑल इन ऑल कुछ नहीं मिलता था। तो इनका कहना था कि अगर आप इंडियंस पे कंट्रोल जमा के बैठे हो तो इंडियंस के बेटरमेंट के लिए काम करिए, अपने देश के बेटरमेंट के लिए नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, इनके कुछ बड़े पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी आप कह सकते हो उन्होंने जनरेट किए। तो इनके जो एफर्ट्स है ना, उसके चलते देखिए क्या क्या चेंजेस आए। एक पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट हुआ 1886 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, वहां पे 1893 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसके चलते इंडिया और लंदन में अभी एक टाइम पे ही आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक वेलबी कमीशन यहां पे अपॉइंट किया गया था 1895 के अंदर। इस वेलबी कमीशन का जो मेजर मुद्दा या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडियन एक्सपेंडिचर को एकदम क्लोजली ऑडिट करना, ये देखना कि भारत में फिजूल खर्ची या बेकार का खर्चा, बेकार का एक्सपेंडिचर किस जगह हो रहा है, कैसे उसे कट डाउन किया जा सकता है। तो ये वेलबी कमीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो ये कुछ ऐसे बेटा आप कह सकते हैं आउटकम्स हैं जो यहां पे ये पूरा आप कह सकते हो बेटा इनके एफर्ट्स आप कह सकते हैं अचीव करके लेके आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एडवांसमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो मेजर अचीवमेंट्स हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के जो इन्होंने अचीव किए थे। अब इससे आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, आप इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे इस टॉपिक को रिकॉल करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। नाउ अब कुछ क्रिटिसिज्म भी ऐसा है जो इन अर्ली नेशनलिस्ट को यहां पे फेस करना पड़ा। देखिए नंबर वन, पहला, अगर आप देखोगे बच्चों, द फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो कि जो मेथड्स यहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना,
वो काफी ज्यादा इनसफिशिएंट है। इनफैक्ट आप देखोगे जितने भी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं, ये ब्रिटिश की काइंडनेस पे, उनकी दया भावना पे डिपेंडेंट है ना, कि ब्रिटिश अगर दयावान होगा, ब्रिटिश हमारी बातों को सुनेगा, रिक्वेस्ट को सुनेगा, तो हमारे शायद डिमांड्स को पूरा कर दे, है ना। बट अग्रेसिव तरीके से अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे। तो अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कई बार ये फेल किया है ना, रियलाइज करना कि जो ब्रिटिश और भारतीयों के इंटरेस्ट हैं वो दोनों अलग हैं। ठीक है, आप इंडियन इंटरेस्ट की बात करते हो, आप इंडियन डिमांड्स को प्रेजेंट कर रहे हो ब्रिटेन के सामने, लेकिन क्या ब्रिटेन ऐसा चाहता है? नहीं। ब्रिटेन के लिए भारत एक कॉलोनी है। ठीक है, मतलब कहने का बहुत सिंपल है कि ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पहले स्टार्ट हुआ, वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए चाहिए होता है आपके पास रॉ मटेरियल और आपको बहुत सारा पैसा। और इंडिया अगर आप देखोगे दोस्तों, तो रॉ मटेरियल और पैसे का एक ऐसा खजाना था जो ब्रिटेन के हाथ लग चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन इस खजाने को पूरा लूटना चाहेगा। वो आपके बेटरमेंट के लिए कभी नहीं काम करेगा, उसका इंटरेस्ट बहुत अलग है। उसको भारत से जितना मैक्सिमम रिसोर्स एक्सप्लॉइट करना है वो करना चाहेगा, जितना भी भारत का पैसा अपनी तरफ डाइवर्ट करने का जब भी चांस मिलेगा वो जरूर करेगा, और यही ब्रिटेन करता था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ब्रिटेन और इंडिया के इंटरेस्ट बहुत अलग है। ये बात इनको समझने में काफी देर लग गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ठीक है, दैट इज दे फेल टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करना मास मूवमेंट के अंदर, ये ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज जो इनके मूवमेंट्स हैं, इनके जो आंदोलन वगैरह भी होते थे, वो ज्यादातर शहरों के अंदर जो एजुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्हीं तक पहुंच पाते थे। तो एज अ रिजल्ट जो मास स्ट्रगल की बात करते हैं, हर एक क्लास, हर एक ग्रुप का, हर एक समाज के हर एक हिस्से का जो इंसान है आपके इस स्ट्रगल का पार्ट होना चाहिए, वो ऑल इंडिया स्ट्रगल का जो आप कहते हैं ना स्टेचर, या वो आप कह सकते हैं वो लेवल ही अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रगल था, इनका जो इन्फ्लुएंस था, वो एजुकेटेड लोगों तक थोड़ा ज्यादा लिमिटेड था। अगर आप देखेंगे बाद में गांधी या और भी लीडर सक्सेसफुल इसलिए हुए बिकॉज उन्होंने पूरे देश के जितने भी अलग अलग सेक्शंस ऑफ समाज के, जो अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस हैं, उनको अपने स्ट्रगल में इंक्लूड किया था। तो वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव इन नेचर था। बल्कि अगर हम यहां बात करें तो इनका जो स्ट्रगल था बहुत सिलेक्टिव था। राइट, चलिए आगे बात करते हैं ना। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस जब स्टार्ट हुई, नो डाउट कि कांग्रेस के जो स्टार्टिंग लीडर्स हैं ब्रिटिशर्स की तरफ थोड़े बहुत ज्यादा लॉयल थे। वो बात अलग है कि बाद में इन्होंने काफी सारी डिमांड्स करनी स्टार्ट करी इंडियंस के बिहाफ पे, बिकॉज स्टार्टिंग में इनको यही लगता था कि ब्रिटिश बढ़िया लोग हैं और इंडियंस के फायदे का भी काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम अपना फायदा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होने वाला। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ दोस्तों, तब ब्रिटेन को यह लगा कि चलिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है देश के अंदर जो आगे किसी बड़े आंदोलन को होने से रोक सकता है। लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 उनके दिमाग में अभी भी बहुत फ्रेश था। उनको पता था कि अगर रिवॉल्ट सप्रेस नहीं की जाती तो शायद ब्रिटेन को बहुत पहले ही भगा दिया गया होता भारत से। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है कई बार, है ना। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है किसी मतलब अनवांटेड सिचुएशन को प्रिवेंट करने वाला कोई पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, और यही आप देखेंगे कांग्रेस को जब सपोर्ट किया गया ना स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिश ने काफी सपोर्ट किया, इनफैक्ट जो वाइसरॉय वगैरह थे उन्होंने अपोज नहीं किया कांग्रेस के फॉर्मेशन को, बिकॉज उनको लगता था कि कांग्रेस का फॉर्मेशन बढ़िया है और आगे किसी बड़े रेवोल्यूशन को होने से रोक सकता है। राइट, चलिए तो अगर हम एटीट्यूड ऑफ ब्रिटेन की बात करें कि ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड कांग्रेस को लेकर कैसा था, ठीक है, समझते हैं इसको फटाफट से कि इनिशियली में स्टार्टिंग पॉइंट्स में ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया। ठीक है, कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पहला सेशन जो था कांग्रेस का उसे भी अटेंड किया था। राइट, इनफैक्ट आप देखोगे कांग्रेस को फाउंड करने वाले भी एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर यूमे ही थे। ठीक है, ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट, तो उनका एक बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, इनफैक्ट कांग्रेस के मेंबर्स को ना एक गार्डन पार्टी में इनवाइट किया गया था, जिसको होस्ट किया था वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने। कब? कोलकाता के अंदर 1886 में, एंड गवर्नर ऑफ चेन्नई ने इन द ईयर 1887। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे कि कांग्रेस के मेंबर्स को स्टार्टिंग में बड़ा गार्डन पार्टी में बुलाया जा रहा है। ब्रिटिशर्स ये लोग एकदम बढ़िया मिल करके चिकन तंदूरी खा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं इनका एटीट्यूड काफी चेंज हो गया। अब जो लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने ये कहा यूमे को, कि उन्होंने बोला, सजेशन दिया, एक काम करिए आप कांग्रेस को बोलिए कि भैया ये समाज सुधारे, ये कहां पॉलिटिक्स में कूद गई, कांग्रेस का काम थोड़ी पॉलिटिक्स में। आप कांग्रेस को कहिए समाज सुधारे, समाज के बुराइयों को कम करिए, इंडियंस को थोड़ा ट्रेन करे, है ना, इंडियंस को थोड़ा एजुकेट करे, ये सब कांग्रेस के काम है। कहां पॉलिटिकल मुद्दों में कूदना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, ये डिमांड वो डिमांड। तो यूमे को बोला, डफरिन ने कहा कि एक काम करो, तुम समझाओ थोड़ा, ये क्या राष्ट्रवादी मूवमेंट चल रहा है, नेशनल मूवमेंट चल रहा है, इसलिए थोड़ी कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अब क्या है कि कांग्रेस को नो डाउट ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा मिसकैलकुलेट कर लिया, उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है इनके इशारों पे नाचेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस आगे चल के बच्चों अगर आप देखोगे तो मेन फोकस बन गई इंडियन नेशनलिज्म का, है ना। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1887 के अंदर लॉर्ड जो हमारे डफरिन साहब थे, है ना,
इन्होंने क्या किया कि आप देखोगे तो अटैक किया था कांग्रेस को अपनी स्पीच के अंदर, है ना, और इसे कहा था कि एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल है, मतलब इतू सी कांग्रेस, इतू सी ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसा कह सकते हो, है ना, कि जरा सी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस, है ना, और कोई बड़े इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इतने लोगों को रिप्रेजेंट करती। कई बार तो इनको डिसलॉयल बाबूस भी कहा गया कि भैया गद्दार हैं एक नंबर के कांग्रेस वाले, है ना, हम ही से गद्दारी कर रहे हैं, पहले तो बड़े सगे बनते थे हमारे, अब देखो हम ही से गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। कई बार इनको वायलेंट विलेंस का दर्जा दे दिया गया है। डफरी ने गा रहा है, नायक नहीं खलनायक है तू, कांग्रेस वाले दर्द नायक है तू, तो ऐसे मतलब ब्रिटिशर वाले कह रहे हैं कि यार तुम नायक नहीं हो, है खलनायक आदमी एक नंबर के। तो एज ए रिजल्ट पहले बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का कांग्रेस को लेकर के, बट बाद में धीरे धीरे जैसे कांग्रेस ने डिमांड्स रेज करने चालू किए ब्रिटिशर्स के सामने, तो इनको लगा यार ये तो गलत हो रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ये कांग्रेस की अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट आप देखोगे 1890 में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, कि पहले क्या होता था कांग्रेस की जो मीटिंग्स या सेशंस होते थे उसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते थे। बाद में क्या हुआ भाई कि 1890 से क्लियर मना कर दिया गया कि कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल यहां पे अटेंड नहीं करेगा। इनफैक्ट ब्रिटिश ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो करने लगे। ब्रिटेन ने ये देखा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने ये देखा कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कांग्रेस की दुश्मन है, ठीक है, जो कांग्रेस को अपोज करती हैं। उसमें एक सर सैयद अहमद खान साहब थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बनारस के राजा शिवा प्रसाद थे। तो इन सब लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि आप क्या करिए, एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट छेड़िए, है ना। तो ये है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी, मतलब देश के अंदर ही जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपस में डिवाइड करवा देना और खुद सारे मजे लेना, है ना। तो पहले आप देखो जो ब्रिटिशर्स कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे अभी वही उसके अगेंस्ट हो गए, और इनफैक्ट इन्होंने ये ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि कौन से लोग कांग्रेस को अपोज करते हैं, लाइक सर सैयद अहमद खान हो गए, है ना, राजा शिवा प्रसाद हो गए वाराणसी के। तो ये लोगों को यहां से पीछे से बैक करना स्टार्ट किया, मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि आप क्या करिए, कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट की, ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तीन हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारे दादा भाई आप कह सकते हैं बच्चे नौरोजी, एक गोपाल कृष्ण गोखले और एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो तीनों को बच्चे हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट दादा भाई नौरोजी नंबर 1। तो इनको कई बार आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, बड़े एक्टिव थे भारतीय पॉलिटिक्स में खासकर स्टार्टिंग के अंदर, राइट। अगर हम बात करें तो इनके बर्थ जो है बेटा एक पारसी फैमिली में हुआ था, पारसी समाज के अंदर, ठीक है। कहां हुआ था, मुंबई के अंदर, सितंबर 4 1825। मैथ्स के प्रोफेसर थे एलिफेंस्टन कॉलेज में, राइट। चलिए तो उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन को यहां पे फॉर्म किया था, एक न्यूज़पेपर को एडिट करते थे, इसका नाम था राज गोफ्तार, जिसका मतलब स्पीकर ऑफ द ट्रूथ, और साथ ही साथ इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी, इसका नाम था धर्म मार्ग दर्शक, ठीक है। चलिए अब इनको कई बार भारत का अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता है। एम्बेसडर का मतलब होता है जो आपके मैसेजेस को किसी तक पहुंचाता हो, राइट। इनफैक्ट अब देखेंगे तो उसके पीछे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है कि 1865 में इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी, ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी के साथ मिल करके, और इसका मकसद बहुत क्लियर था कि जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भारतीयों के इश्यूज हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना, ब्रिटिश पब्लिक तक आप कह सकते हो बेटा यहां पे सामने रखना, राइट। इनफैक्ट ये पहले ऐसे मेंबर बने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, ठीक है, पहले ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे आप कहते हैं, उसके मेंबर बने थे बेटा इंग्लैंड के अंदर। तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि इंडियन डिमांड्स को ब्रिटेन तक पहुंचाना, वहां के पार्लियामेंट तक पहुंचाना, और साथ ही साथ लोगों को समझाना कि यहां पे एक्चुअली चल क्या रहा है, राइट। चलिए इसीलिए इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता है। इन्हें ऑफिशियली अपॉइंट करके नहीं भेजा गया था, खुद से इनकी खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो, राइट। एक्टिव है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में। इनफैक्ट आप देखो जब हमारी कांग्रेस बनी तब ये जो थे बड़े एक्टिव मेंबर थे, उसके फाउंडेशन मेंबर्स में से एक थे, ठीक है। 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, 1886, 93 और 1906 के अंदर। इन्होंने पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म से स्वराज या सेल्फ रूल का डिमांड किया था, ठीक है। इनके लीडरशिप में आप देखेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं कांग्रेस के सेशंस के अंदर, राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोज किया कि कैसे भारत ब्रिटिशर्स के अंदर गरीब होता चला जा रहा है। इंडिया में जो प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो भारत का जो वेल्थ है, पूरा जो पैसा कौड़ी है, ये सारे धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो है भारत से खींच करके अपने देश लेते जा रहे हैं। तो ये इनफैक्ट आप देखोगे तो इनके कई सारे इकोनॉमिक वर्क्स में दिखाई देता है। वेरी फेमस वन, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जहां पे इन्होंने ये समझाया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत के सारे पैसे को खींच करके अपने देश में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी चाहे रिसोर्सेज के थ्रू बात करिए, चाहे वो डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बात करिए, राइट। कि कंप्लीट भारत का जो रिसोर्स वेल्थ है, जो कंप्लीट भारत का पैसा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, खींच करके अपने तरफ ले जा रहा है, राइट। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो भारत के इकोनॉमिक इल्स को मतलब क्लियरली समझाने में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझाने में एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। चलिए फिर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। देखिए तो इनका जन्म कहां हुआ था बेटा, कोल्हापुर महाराष्ट्र 1866 में। हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे फर्गसन कॉलेज के अंदर, जो कि पुणे में है। बाद में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जिसके फाउंडर थे जस्टिस राणा दे, ठीक है, एमजी राणा दे जिनका नाम है पूरा।
चलिए, इनको टाइटल अवार्ड किया गया था, दैट इज CIE। CIE का मतलब है कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं ये। इन्होंने बनारस का जो सेशन हुआ था 1905 का, उसका प्रेसिडेंटशिप भी संभाला था, ही प्रिसाइडेड ओवर द सेशन, ठीक है। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स के लिए रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स से। इन्होंने जो एक्सेसिव डिफेंस में एक्सपेंडिचर या आर्मी के ऊपर खर्चा कर रही थी ब्रिटेन, उसको क्रिटिसाइज किया। भारतीयों को जॉब्स को लेकर के, जो जब हायर जॉब्स की बात आती थी तो इंडियंस के साथ बड़ा भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भारतीयों के फीचर्स, स्किन कलर को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हायर जॉब्स में इंडियंस को नहीं रखा जाता था, उसे क्रिटिसाइज किया इन्होंने, ठीक है। साथ ही साथ इनका यह भी रिक्वेस्ट था कि आप जो है जितना भी टैक्स आपने लगा रखा है कॉटन वगैरह के ऊपर, उसे यहां पे हटाइए। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिफॉर्म करिए, वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और साथ ही साथ पावर को सेपरेट करिए, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स और बिल्कुल ऑर्गन्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, सेम इंसान के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो जो मॉले मिंटो रिफॉर्म्स हमारे पास हुए थे बेटा, उनको पास करवाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने एक इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के फॉर्म में भी काफी टाइम तक सर्व किया था। इनफैक्ट इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई 1905 में, जिसका मतलब था इंडियन लीडर्स को या इंडियन यूथ को ट्रेन करना अपने देश की सर्विस के लिए, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे यूथ को ट्रेन किया जा रहा है कि आपको अपने देश को सर्व कैसे करना है, उसकी खिदमतदारी कैसे करनी है। कहने का मतलब है देश के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशंस आपको करने हैं, राइट। तो ये इनका कुछ जबरदस्त पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चों तो ये मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। इनकी कुछ कॉमन डिमांड्स थी, जैसे सॉल्ट टैक्स को रिड्यूस करिए, ठीक है, जितना भी एक्साइज ड्यूटी, एक्सेसिव टैक्स लगाया जा रहा है कॉटन के सामान पे, उसे यहां पे कम करिए या खत्म कर दीजिए। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दीजिए कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को प्राइमरी एजुकेशन लेना मैंडेटरी है। भारत में ऐसे स्कूलिंग को और प्रमोट करना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जो ऑब्वियसली बात है इंडियन के फेवर्स में बिल्कुल नहीं थी, उसमें डिमांड किया था कि उसमें चेंज किया जाए। साथ ही साथ एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको यहां पे बेटा जॉब्स अवॉर्ड की जाए, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक और डिमांड था कि बेटा जो लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर आपने एक्सेसिव टैक्सेस लगा रखे हैं या रेवेन्यू लगा रखा है बेटा, उसको यहां पे रिड्यूस किया जाए। तो ये कुछ कॉमन डिमांड्स थे जो आप कह सकते हैं बच्चे यहां पे इन्होंने किए थे एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके मेंबर थे और इनके कुछ कॉमन डिमांड्स थे जिन्होंने यहां पे उठाए थे इस काउंसिल के अंदर, राइट। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो गांधी को रिक्वेस्ट करने का जो क्रेडिट है कि आप भारत वापस आइए, भारत की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, वो भी जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गांधी ने गोखले साहब को अपना पॉलिटिकल मेंटोर माना था कि पॉलिटिकल गाइड जो है मेरे, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट नेशनलिस्ट, दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आपके सिलेबस का इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अगर हम जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में 1848 के आसपास। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया था, ठीक है। इन्होंने एज अ मजिस्ट्रेट काम किया आसाम के अंदर, लेकिन जल्दी इनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, बिकॉज इन्होंने ब्रिटिशर्स के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया था वहां पे, ठीक है। बिकॉज काफी ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे, एंड इसी बात को अपोज करने की वजह से क्या होता है, इनको जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब रॉन्ग पॉलिसीज को फाइट करने के लिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया 1876 में। एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे आप इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को बुलाया था 1883 कोलकाता के अंदर। बाद में कॉन्फ्रेंस जाकर के मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चों, तो एक न्यूज़पेपर आता था बंगाली नाम का, जिसे एडिट किया करते थे, और ये एक पावरफुल मीडियम था लोगों के बीच एक ओपिनियन क्रिएट करने का, उनकी राय यहां पे जानने का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इनकी एक किताब है, दैट इज इनका एक बुक है नेशन इन द मेकिंग नाम का, ठीक है। There is a book called as Nation in the Making, जो आपको कंप्लीट अकाउंट देती है पॉलिटिकल कंसर्न्स का, कि इनके पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है और साथ ही साथ इनके व्यूज क्या है यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस को लेकर के, कि कैसे एक सेल्फ गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए जो आपके बेसिक, जो हमारे इंडियंस के प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस हैं, है ना, उनको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे इंडियंस के प्रॉब्लम्स को, इंडियंस के दुख परेशानी को एक सही तरीके से सॉल्व किया जा सके, बिकॉज ब्रिटिशर्स इन बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक और बात बहुत खास है कि इनको कई बार आप टाइटल देते हैं द फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म का, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पापा के नाम से इनको जाना जाता है, यानी द फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो दोस्तों, ये थी आपकी एक जबरदस्त कहानी, है ना, जबरदस्त मजेदार कहानी, जहां पे हमने क्या पढ़ा, हमने यहां पे बात की हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फेजेस की। हमने ये देखा कि यहां पे 3 फेजेस में हम इस नेशनल मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, द अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव फेज और हमारा गांधीयन एरा। आज हम डिस्कस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ हमारे असर्टिव
नहीं बच्चे, बल्कि हमारे अर्ली नेशनलिस्ट फेज के बारे में, ठीक है। असर्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम द सेकंड फेज। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कंप्लीट अर्ली नेशनलिस्ट की, किस तरीके से जो लीडर्स थे ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। इनका लिख करके, पिटिशंस डाल के, प्रेयर करके, रिक्वेस्ट करके चीजों को रिफॉर्म करवाने में इनका बिलीव था, ठीक है। कुछ अचीवमेंट्स भी थे इनके। फिर हमने तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बात की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि दादा भाई नौरोजी को आप अनऑफिशियल एम्बेसडर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये वो पर्सन है जिन्होंने इंडिया के बाहर रह करके ब्रिटेन के अंदर आप कह सकते हो काफी सारे जर्नल्स लॉन्च किए, मैगजीन्स, पेपर्स लॉन्च किए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि इंडियंस के प्रॉब्लम को ब्रिटेन तक पहुंचाया जाए। वहां की पब्लिक का जो आप कह सकते हो सपोर्ट है उसे यहाँ पे एक तरीके से गार्नर किया जाए या फिर लिया जाए, जिससे कि आप कह सकते हैं जो इंडियन कॉज है। बिकॉज होता क्या था कि इंडिया में क्या चल रहा है ना, कई बार ये ब्रिटेन में भी लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता था, राइट। तो लोगों तक वो चीज लेकर के आना, लोगों की सिंपैथी गेन करना, लोगों का सपोर्ट गेन करना, उसमें कह सकते हो आपकी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो बेटा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए, पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। चलो, तो इसी के साथ दोस्तों आपको पता है ये क्वेश्चन मतलब आपका ये टॉपिक होता है समाप्त, और साथ ही माइंड मैप भी होता है समाप्त। उम्मीद है बच्चों काफी कुछ आपने सीखा होगा इससे, ठीक है। तो इसके नोट्स कई बार बच्चे पूछ रहे थे सर कहां मिलते हैं, तो उसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम एक बार देखूंगा, अगर कुछ बच्चों का नाम यहाँ पे दिख जाता है तो मैं ट्राई करूंगा उसको लेकर के आने का, है ना। बिकॉज सारे बच्चों को जो आंसर्स कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, उनके लिए बिग शाउट आउट, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बताने हैं 3 अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। 3 अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो 3 अचीवमेंट्स बता दीजिए आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर, किसके? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे, और इसी के साथ हम लोग करते हैं आज के इस माइंड मैप को समाप्त। तो टाटा बाय बाय गाइस, उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको इस सीरीज के अंदर, काफी कुछ आप सीख रहे होंगे। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं बेटा, अगले एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया करेंगे, और जिनके नहीं हुए बेटा आपको ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। जुड़े रहिए इस जबरदस्त और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ, यानी आईसीएसई वाला के साथ, एंड मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।